Quantum numbers. We use these numbers to confirm all the distance of electron from the center of nucleus of any atoms. It is mainly of four types. एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से इलेक्ट्रॉन तक के सभी प्रकार की डिस्टेंस एंड पोजीशन को कंफर्म करने के लिए हम जिन नंबर्स का यूज करते हैं उन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं और ये मेनली फोर टाइप्स के होते हैं. First is principal quantum number. In 1930, Niels Bohr discovered the principal quantum number. He said that with the help of principal quantum number, we know about the shell. It is present Yn describe the main energy level and electron. Principal quantum number 1913 में नील्स बोर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया. उन्होंने बताया कि इसकी हेल्प से हम शेल कक्षा को कंफर्म कर सकते हैं और इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. इंफॉर्मेशन गिवन बाय n वैल्यू. फर्स्ट पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ n वी नो अबाउट नेम एंड नंबर ऑफ द शेल. n की सहायता से हम शेल का नंबर व नेम जान सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास कुछ n नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4, तो उनको हमने नेम दे दिया K L M N. तो इस टाइप से अगर हम किसी भी शेल को उसके नेम व नंबर से जान सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज वी नो द वैल्यू ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी शेल बाय फॉलोइंग फॉर्मूला. ईच सेल में प्रेजेंट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को कंफर्म करने के लिए हम निम्नलिखित फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं. ये है फॉर्मूला 2n². तो यहाँ पर इफ n इज इक्वल टू 1 देन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2. यहाँ पर हमको फॉर्मूला दिया है 2n². तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू पता होगी तो हम ये जान सकते हैं कि उस सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं. यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं. अगर n की वैल्यू 2 होगी तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. n की वैल्यू 3 होगी तो 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. n की वैल्यू 4 होगी तो 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. ऐसे जैसे जैसे n की वैल्यूज बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी. सेकेंड पॉइंट इज एज्यूमिथल क्वांटम नंबर. In 1919, Sommerfeld discovered this quantum number. He said that with the help of this, as we know about the subcell, it is represented by L. 1919 में सोमरफील्ड ने एज्यूमिथल क्वांटम नंबर की खोज की. उन्होंने बताया कि इसकी सहायता से हम सबसेल उपकक्षा को ज्ञात कर सकते हैं और इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं. Information given by L. First point, with the help of L, we can confirm the name or number of subshell. L की सहायता से हम सबसेल का नंबर व उसका नेम जान सकते हैं. यहाँ पे ये सबसेल्स दिए हैं. L इज इक्वल टू, अगर L की वैल्यू 0 1 2 3 होगी तो यहाँ पे ये सबसेल S P D F होंगी. अगर L इज इक्वल टू 0 होगा तो वो S सबसेल होगी. L इज इक्वल टू 1 होगा तो वो P सबसेल होगी. L इज इक्वल टू 2 होगा तो D सबसेल होगी और L इज इक्वल टू 3 होगा तो वो F सबसेल होगी. इस टाइप से L की वैल्यू पे हमने नेम दिए हुए हैं सबसेल्स के. सेकेंड पॉइंट, for know about the many electrons in every subcell we need a formula. Each subcell में present maximum electron को confirm करने के लिए हम following formula का use करते हैं और formula है 2 ब्रैकेट में 2 into L plus 1. If L is equal to 0 then 2 ब्रैकेट में 2 into L की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे ये है कि अगर हमें सबसेल में ये जानना है कि एस पी डी एफ जो सबसेल्स हैं उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसमें हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो हम फॉर्मूले में एल की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फिर एल इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे फिर एल की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन. तो मीन्स जो पी सबसेल होती है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. फिर एल इज इक्वल टू 3 तो हमने 2 तो फिर हमने L की जगह पर 2 पुट किया तो 10 इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मैक्सिमम 10 हो सकते हैं.
इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे L इज इक्वल टू 3, तो फिर हमने फॉर्मूले में पुट किया तो 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे F सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थर्ड पॉइंट, if we know about the value of principal quantum number, then we find the azimuthal quantum number by following formula. यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कंफर्म है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम निम्नलिखित फॉर्मूले से कंफर्म कर सकते हैं। फॉर्मूला है n माइनस 1 इज इक्वल टू एल। अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स n की वैल्यू पता है तो उसमें अगर हम 1 को माइनस कर दे तो हम l की वैल्यू निकाल सकते हैं कि s सब सेल होगा या p सब सेल या d या f, इस टाइप से एक ये फॉर्मूला भी है। Third point, magnetic quantum number. In 1920, Lende discovered the magnetic quantum number. With the help of these quantum numbers, we know about the orbital and it is represented by m. 1920 में लेंडे ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि इसकी हेल्प से हम ऑर्बिटल्स को कंफर्म कर सकते हैं और इसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। इंफॉर्मेशन गिवन बाय m value. First, the value of m is depend on L. m की जो वैल्यू है वो L पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अगर L इज इक्वल टू 0 होगा तो m इज इक्वल टू भी 0 होगा, बट अगर L इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे m जो होगा -1 से प्लस तक हो रहता है। -1, 0 और 1 उसको नाम भी दे देते हैं क्योंकि ये p सब सेल का है तो x p बाय pz। अगर L इज इक्वल टू 2 है तो -2 से +2, -2, -1, 0, 1, 2 यहाँ पे नाम दे दिए। ये d सब सेल है इसलिए dx बाय dz स्क्वायर dzx dx² y²। अगर L इज इक्वल टू 3 है तो ये F सब सेल होगी, तो यहाँ पे -3 से +3 तक, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और ये डिफाइंड नहीं है। Second, if we know the value of principal quantum number, then we got the value of magnetic quantum number by formula. यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को कंफर्म है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फॉलोइंग फॉर्मूले से कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला दिया है m इज इक्वल टू n का होल स्क्वायर। तो एग्जाम्पल अगर n इज इक्वल टू 4 है तो m इज इक्वल टू 16 होगा। थर्ड पॉइंट, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर देन वी गॉट द टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बाय द फॉर्मूलाज। यदि हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर को कंफर्म की वैल्यू कंफर्म पता है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हम फॉलोइंग फॉर्मूले से कंफर्म कर सकते हैं, और फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 2l + 1। नेक्स्ट इज शेप ऑफ sp-d ऑर्बिटल्स। अब मैं आपको जो सबसेल्स होते हैं sp-d इनके शेप बताती हूँ कि कैसे कैसे होते हैं। तो जो s सबसेल होती है उसका जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है इस टाइप का, और जो d होती है उसका डम्बल होता है, ऐसा इस टाइप का बना होता है, हम उसको डम्बल बोलते हैं। और जो d होता है उसका डबल डम्बल होता है क्योंकि एक ऐसे में और एक ऐसे में बना रहता है इसलिए ये डबल डम्बल होता है। अब ये देखते हैं कि इनको ड्रॉ कैसे करते हैं। यहाँ पे L इज इक्वल टू 0 दिया है तो M इज इक्वल टू भी 0 होगा, और अगर L इज इक्वल टू 0 है तो ये S सब सेल होगी, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पेरिकल होता है। तो यहाँ पे हम x, y, z में स्पेरिकल बना देते हैं क्योंकि ये तीनों एक्सिस में होता है। सेकंड, P सब सेल, L इज इक्वल टू 1 होगा तो ये P सब सेल होगी, और M की वैल्यू -1, 0 और +1 होगी। यहाँ पे ये शो किया है इसका स्ट्रक्चर। अगर -1 मीन्स px, तो हमने यहाँ पे x एक्सिस में ये डम्बल बना दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 py, ठीक है, तो यहाँ पे हमने py पर ये डम्बल बना दिया है, और pz + 1 तो यहाँ पे z एक्सिस पे डम्बल बना दिया है। इस टाइप से p सबसेल्स के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। L इज इक्वल टू 2 तो D सब सेल हो गई, तो यहाँ पे M की वैल्यू -2 से +2 तक होगी, और यहाँ पे dxy, dzy, dz² dxz और dx² y² होगी। तो यहाँ पे ये अगर
एक्स वाई दिया है तो ये जो रहता है यहाँ पे हम एक्स और वाई के बीच में डंबल बनाएंगे, ठीक है। और डी जेड वाई दिया है तो हम जेड और वाई के बीच में डंबल बनाएंगे। बट अगर डी जेड स्क्वायर दिया है तो जो जेड एक्सिस होगी उसी पर डंबल बनाएंगे। इस चीज का ध्यान देना है। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा हुआ है तो हम उसी एक्सिस पे डंबल बनाएंगे। अगर स्क्वायर नहीं दिया है तो अगर यहाँ पे जैसे कि एक्स और जेड दिया है तो हम एक्स और जेड के बीच में जो आएगा उस पर डंबल बनाएंगे। इसका ये तरीका रहता है इसके शेप्स बनाने का। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे बनाए हैं। जैसे यहाँ पे दिया है डी एक्स वाई, तो यहाँ पे हमने एक्स और वाई के बीच में एक लाइन ड्रॉ की और उस पर डंबल बनाया है। और चूंकि इसमें डबल डंबल होते हैं तो हमने यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ बनाया है, ठीक है। यहाँ पे दिया है डी जेड वाई, तो हमने जेड और वाई के बीच में एक लाइन ड्रॉ की और फिर उस पर डंबल बनाने की कोशिश की है। इस हिसाब से इसके शेप्स बनते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दिया है तो हमने जेड एक्सिस पे ही डंबल बनाया है, एक्स्ट्रा कोई लाइन खींच के नहीं बनाया है। यहाँ पे डी एक्स जेड दिया है तो यहाँ हमने एक्स पे यहाँ पे बीच में ड्रॉ की है लाइन और फिर बनाया है। बट यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है तो हमने उसी पर एक्स एक्सिस पर ही बनाया है और वाई एक्सिस पर ही बनाया है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये एक टाइप से ट्रिक है इन स्ट्रक्चर शेप्स को बनाने की। इससे आप जो पिक्चर ड्रॉ करोगे वो कभी भी गलत नहीं होगी और आपको याद भी रहेगा कि जहाँ पे स्क्वायर होगा तो हम उसी एक्सिस पे बनाएंगे और अगर स्क्वायर नहीं है तो हम उन दोनों के बीच में बनाएंगे, एक्सिस के बीच में बनाएंगे। फोर्थ पॉइंट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इन 1923, Gerd Smith discovered spin quantum number. He said that with the help of these we find out the position of electron and it is represented by S. 1923 में गर्ड स्मिथ ने स्पिन क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि इससे हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को कंफर्म कर सकते हैं और इसे हम एस से शो करते हैं। इंफॉर्मेशन गिवन बाय एस। फर्स्ट पॉइंट, इफ द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन देन द वैल्यू ऑफ एस। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कंफर्म है तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू को फॉलोइंग फॉर्मूले से हम कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमको n की वैल्यू पता है तो ये एक फॉर्मूला दिया है s = 2n स्क्वायर। इससे हम s की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ s डिपेंड ऑन m। s की वैल्यू m पर डिपेंड करती है। यहाँ पे अगर m = 0 है मीन्स s सब सेल होगी और f सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है उसे हम +½ बोलते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे हम -½ बोलते हैं। ये जो होता है ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज +½ होता है और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो -½ होता है। नेक्स्ट, m यहाँ पे ये दिया है हमको -1 से +1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे s +½ -½ +½ -½ +½ -½ इस हिसाब से s की वैल्यू m पे डिपेंड करती है। और s यहाँ पे अगर n दिया है तो हम s को निकाल सकते हैं।